हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कल इको यानी अर्थशास्त्र, इसको शॉर्ट में इको बोलते हैं। कल हम ये पढ़ रहे थे और इसके हमने 3 लेसन पढ़ लिए थे। कल हमने शुरू किया था इसका पूर्ति। मैंने ऐसे सोचा कि हम क्यों नहीं एक एक सब्जेक्ट पूरा करें ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और समझ में भी अच्छे से आएगा। तो यही सोच करके अब पहले हम इको का एक चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता हम दूसरे चैप्टर को नहीं छुएंगे, जिससे क्या है कि आपको आसानी रहेगी पढ़ने में और शायद समझ में भी अच्छे से आएगा। नहीं तो एक अलग अलग पार्ट अगर पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कल हमने इसमें पढ़ा पूर्ति। पूर्ति क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, पूर्ति और जत्था किसे कहते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद विक्रय की तैयारी यानी बेचने की तैयारी वगैरह, फिर पूर्ति और जत्थे के बीच का अंतर और पूर्ति का असर करने वाले परिबल आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ति को कौन कौन से ऐसे परिबल है जिनके द्वारा उस पर असर होता है। पूर्ति को असर करने वाले परिबलों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी जिससे कि पूर्ति पर फर्क पड़ता है वो 2 चीज़ें, एक तो वस्तु की कीमत और दूसरा है वस्तु के अलावा अन्य परिबल। यानी एक तो क्या होता है कि कीमत, यानी वस्तु की कीमत क्या है, दूसरा है अन्य परिबल। किसी भी चीज वस्तु की पूर्ति नीचे दर्शाए गए परिबलों के द्वारा ही प्रभावित होती है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है लोगों की पूर्ति। वस्तु की पूर्ति को असर करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परिबल कीमत है। अगर किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं, यानी उत्पादक के द्वारा उसकी पूर्ति अधिक मात्रा में की जाती है। लेकिन जैसे ही बाजार में किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो मांग ही कम होगी तो पूर्ति भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना वजह उत्पादन नहीं किया जाता है। महत्तम लाभ के लिए यानी अधिक से अधिक लाभ के लिए उत्पादन करने वाला उत्पादक, यानी जो व्यक्ति अपनी वस्तु को उत्पादन करता है, बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक। वस्तु की कीमत बढ़े, अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वह वस्तु की पूर्ति बढ़ाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा जब वस्तु की कीमत आने लगती है तो उसे क्या लगता है उत्पादक को कि और ज़्यादा मैं सामान निकालूं ताकि अभी कीमत ज़्यादा है और मेरा माल अभी निकल जाएगा, यानी मुझे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और यदि कीमत घटती है तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति घटाता है, और जैसे वो सस्ती हो जाती है, कोई भी वस्तु की कीमत जब सस्ती हो जाती है तो उत्पादक को भी क्या लगता है वैसे भी सस्ती है तो अपन अपना उत्पादन कम करो, जिससे क्या होता है पूर्ति भी कम हो जाती है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, यानी कीमत के ऊपर निर्भर करती है पूर्ति। यानी कीमत अगर बाजार में किसी वस्तु की ज़्यादा हो रही है तो उत्पादक भी क्या सोचता है कि और ज़्यादा वस्तुएं बाजार में निकले, ताकि हमारी जितनी ज़्यादा वस्तुएं बाहर निकलेगी उतना अधिक हमें पैसा मिलेगा, यानी हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर कीमत पूर्ति, अगर वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसे लगता है कि अभी वस्तुएं सस्ती चल रही है तो अधिकतर लोग बना ही लेंगे, तो उन्हें क्या लगता है कि हमें उत्पादन अभी ज़्यादा नहीं करना है, और वो इसके कारण उत्पादन कम करने के कारण पूर्ति की कमी भी होती है। ये सब डिपेंड करता है कीमत पर, यानी किस पर निर्भर हुआ, कीमत पर। अब है वस्तु की कीमत के अलावा अन्य परिबल। हमने 2 पढ़े थे ना, वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत तो हमने पढ़ ली। दूसरा है कीमत के अलावा अन्य परिबल। तो अन्य परिबल क्या होते हैं उसका शुरुआत, हम पहला पॉइंट है उत्पादन के साधनों की कीमत, यानी जो वस्तु में उत्पादन के साधन लगाए जाते हैं उत्पादित करते समय, जैसे मशीन हुआ, कर्मचारी हुए, बिजली वगैरह के हुए, काफ़ी सारे, जैसे अभी मान लीजिए अभी ज़मीन और किराया, श्रमिक, मजदूर, ये सब अन्य परिबल में आते हैं। उत्पादन खर्च में होने वाले परिवर्तन पूर्ति को असर करता है, यानी जब वस्तु, जिस वस्तु के उत्पादन कर रहे हो, अब उसमें कितना खर्च हो रहा है यह किस पर निर्भर करेगा, पूर्ति पर असर करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा खर्चा हो रहा है
तो पूर्ति इतनी नहीं कर पाएंगे, यानी उत्पादन कम करेंगे, क्योंकि जब उत्पादन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमारे उत्पादन खर्च में क्या क्या आता है, जैसे बिजली हुई, वाहन खर्च हुआ, मजदूरी हुई, श्रमिकों हुआ, किराया हुआ। अगर ये सब चीज़ महंगी पड़ती है तो इसका असर किस पे पड़ता है, पूर्ति पर पड़ता है। उदाहरण, अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसे समझेंगे। जमीन के मालिक को चुकाए जाने वाला किराया। अब मान लीजिए वो खुद की ज़मीन नहीं है जहाँ हम उत्पादन कर रहे हैं, किसी और की ज़मीन है, तो किसी और की ज़मीन है तो वो तो हमें किराए पे ही दिया है, तो उसको क्या अब वो किराए पे दिया तो वो मालिक है, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। श्रमिक को चुकाए जाने वाले वेतन में कमी हो या अन्य परिबलों के कारण उत्पादन खर्च घटे तो वस्तु की पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। जैसे अब उसको चुकाए जाने वाला किराया हुआ है, किसी और की ज़मीन है और उसको अपने किराए पे लिया तो उसका किराया। उसके बाद श्रमिक को, यानी जो मजदूर है, उनको जो वेतन चुकाया जाने वाला है उसमें कमी हो या फिर अन्य परिबल के कारण या किसी और कारणवश उत्पादन खर्च घटे। अगर उत्पादन बढ़ता है तो क्या होगा, पूर्ति भी कम हो जाएगी, और उत्पादन खर्च अगर कम होता है तो फिर पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। यानी जब खर्चा कम होता है तो अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है, जब अधिक से अधिक जब उत्पादन किया जाएगा तो पूर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। उत्पादन खर्च घटने से अधिक लाभ की उम्मीद में, जैसे उत्पादन खर्च घटा है, यानी किसी वस्तु का जब उत्पादन कर रहे हैं उसमें खर्चा कम हो रहा है तो अधिक लाभ की उम्मीद में विक्रेताओं की अधिक पूर्ति बाजार में रखने का प्रोत्साहन मिलता है। जब हमने किसी चीज़ वस्तु का उत्पादन किया और उसमें खर्चा हमारा कम होता है तो हमें किसकी उम्मीद हुई, सबसे पहले तो कि हमारी ज़्यादा लागत तो आई नहीं है और हम जितना उत्पादन करें, जिस वस्तु का उत्पादन करें उसको हम अगर बाज़ार में बेचते हैं, लोगों की पूर्ति करते हैं तो उसके ज़रिए हमें अधिक, यानी बहुत ज़्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा तो हमारा कम आ रहा है। और बहुत ज़्यादा जब उत्पादन करेंगे तो अधिक वस्तुएं भी बेचने के लिए निकलेंगी और उससे क्या होगा, बाज़ार में उसकी पूर्ति होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी उन्हें किस चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है कि अधिक से अधिक लाभ हमें मिल सकता है, ये सोच करके वो काम करते हैं, जिससे बाजार में पूर्ति बढ़ती है। यानी पूर्ति कैसे बढ़ी, कम खर्चे में अधिक उत्पादन जब किया जाता है तो वो उत्पादन बाजार में बेचने के लिए आ जाता है, विक्रय किया जाता है, उसके द्वारा पूर्ति तो बढ़ती है, साथ में उससे अधिकतम लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, यानी प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत, ये तो कब था, जब उत्पादन खर्च कम होता। इसके विपरीत यदि उत्पादन खर्च घटे तो वस्तु की पूर्ति भी घटती है। इस प्रकार उत्पादन के साधन की कीमत वस्तु की पूर्ति को असर करती है। ये दोनों चीज़ बोल रहे हैं कि अगर उत्पादन कम करने से उत्पादन खर्च अगर कम होता है और उत्पादन अधिक किया जाता है तो वो पूर्ति बाजार में अधिक होती है और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर उत्पादन खर्च कम होता है, घटता है, और तो उससे क्या होता है, पूर्ति अगर मान लीजिए फिर भी वो सामान बनाने में नहीं निकल पा रहा है सामान, यानी उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा, पूर्ति घट जाएगी, यानी खर्चा भी कम हो रहा है, फिर भी हम इतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि पूर्ति संभव हो। इसीलिए क्या होता है, बाजार में वो वस्तु की पूर्ति घट जाती है। इस प्रकार उत्पादन के साधनों की कीमत वस्तु की पूर्ति को असर करती है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का स्तर। टेक्नोलॉजी का विकास होने से समय शक्ति की बचत होती है, यानी नई नई जो टेक्नोलॉजियाँ जो चल रही है वो उनका अगर विकास होता है और अधिक होता है तो उससे क्या होता है, समय बचता है, क्योंकि जब जो 4 श्रमिक जो काम करते थे एक मशीन के जरिए वो उस काम कर लिया जाता है तो समय की भी बचत होती है, यानी काम भी हमारा जल्दी से होता है, शक्ति की भी बचत होती है। जो लोग 4 लोग लग रहे थे अपनी मेहनत कर रहे थे अब वो भी उसकी बजाय किसी और में काम में लग सकते हैं। इसीलिए टेक्नोलॉजी का विकास भी और उसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। गुणवत्ता युक्त चीज वस्तुओं का कम खर्च पर अधिक उत्पादन संभव है, जिससे क्या होता है, जो हमें क्वालिटी वाली जो चीज़ लेते हैं, अच्छी चीज़ जो लेते हैं उस पर चीज़ कम खर्चा आता है,
क्योंकि 4 मजदूरों को देने की बजाय एक मशीन के जरिए ही काम कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है, अधिक उत्पादन उससे किया जा सकता है, ये संभव हो जाता है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी वस्तु की पूर्ति को असर करती है, यानी वस्तु की पूर्ति किस पर निर्भर हुई, आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, जो यंत्र चल रहे हैं, जो मशीनें चल रही है, उसके द्वारा। किसी भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा हो तो चीज वस्तुओं की पूर्ति अधिक देखने को मिलती है। जिस देश में नई नई टेक्नोलॉजी अगर काम में ली जा रही है तो उसके जरिए क्या किया जा रहा है, उत्पादन भी अधिक हो रहा है, और उत्पादन अधिक होगा तो क्या होगा, वो वस्तु बाजार में आएगी, जिससे लोगों की पूर्ति भी बढ़ेगी और उन्हें महत्तम लाभ की भी प्राप्ति होगी। फिर है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। अटकलें यानी मुश्किलें। वस्तु की कीमत संबंधी अटकलें वस्तु की पूर्ति को असर करती है, यानी वस्तु की कीमत क्या है, कभी कम होती है, कभी जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, पूर्ति जो होती है उस पर फर्क पड़ता है, उसमें मुश्किलें खड़ी हो जाती है। वस्तु के भाव भविष्य में बढ़ेंगे, ऐसी अटकलें हो तो। अब ऐसे हमें क्या पता आने वाले समय में कोई चीज़ महंगी होगी, अब ये एक अटकल है, मुश्किल आ जाती है, तो वर्तमान में उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति बाजार में कम करेंगे, यह सोच करके कि आने वाले समय में हमारी वस्तु ज़्यादा बिकेगी, उत्पादन तो कर लिया लेकिन वो बाजार में उस वस्तु की पूर्ति के लिए नहीं निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, आने वाले समय के लिए सोच के तो बैठे हैं, अब पता थोड़ी है कि आने वाले समय में उनकी चीज़ वस्तु महंगी होगी, हो सकता है सस्ती भी हो जाए, भाव कम भी हो जाए, जिससे मगर उनके मन में तो ये है ना कि भविष्य में के लिए हम ये चीज़ वस्तु उत्पादन तो कर ही लिया, अब रख लेते हैं, आने वाले समय में जब ये महंगी होगी भविष्य में तब हम इसे निकालेंगे बाजार में। इससे जिससे क्या होता है कि पूर्ति बाजार में कम होती है, क्योंकि वो बाजार में माल निकालते ही नहीं है, सामान जो उत्पादन वस्तुएं सेवाएं जो निकालते ही नहीं है। इससे विपरीत उत्पादकों में ऐसे अटकलों की भविष्य में कुछ वस्तुओं के भाव घटने वाले हैं तो वर्तमान में उस वस्तु की ऊंची कीमत का लाभ लेने के लिए उत्पादन उन वस्तुओं को बाजार में पूर्ति बढ़ा देता है। वो तो था कि भविष्य में ऐसा सोचो कि महंगी होगी, अब ये भी हो सकता है कि ये वो दूसरी चीज़ क्या सोचते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में हमारे पास जो चीज़ वस्तु है उसके भाव घट जाए, तो वो क्या करते हैं, जरूर ये सोचते हैं कि भाव घटने वाले हैं, तो वर्तमान में उनके पास जो चीज़ वस्तुएं हैं तो उन्हें लगता है कि हमारी जो चीज़ वस्तु जो हमने उत्पादन किए अभी हम उसकी कीमत लगा करके और हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तो हमें नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ वस्तु क्या है, सस्ती होने वाली, इसीलिए उस समय की जो कीमत जो अच्छी चल रही थी उसके अनुसार ही वो वस्तुओं की को बाजार में तैयार जो अपनी बेचने के लिए निकालते हैं, यानी वो बाजार की पूर्ति को बढ़ा देते हैं। अब है अन्य परिबल। वस्तु का उत्पादन करने वाली पीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो। वस्तु का उत्पादन करने वाली पीढ़ी की संख्या यानी व्यवसाय की कई एक नहीं 2-3 कंपनियां हो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली, तो वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ती है। अभी मान लीजिए एक ही वस्तु का उत्पादन 4 कंपनियां करती है, तो वो चारों का जो सामान है तैयार होने के बाद आएगा कहाँ, बाजार में ही आएगा, यानी पूर्ति करने के लिए बाजार में आने से उनकी वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है। पीढ़ियों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति घटती है। जब मान लीजिए कि 4 कंपनियां हैं, चारों उत्पादन करती है, तो वह एक ही वस्तु का उत्पादन करती है, तो वो बाजार में आएगी तो पूर्ति बढ़ जाएगी। उसके विपरीत मान लीजिए कि जो उत्पादन किया जाता है उन पीढ़ियों की संख्या कम है, यानी व्यवसायिक कंपनियां कम है, तो फिर उसके कारण क्या होगा कि उत्पादन भी कम होगा और वस्तु की पूर्ति भी घट जाएगी। देश में प्राकृतिक परिबल सानुकूल हो, यानी जो प्राकृतिक परिबल है वो सही होना आवश्यक है। राज्य की स्थिरता और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तो पूर्ति बढ़ती है, यानी कानून के अनुसार अगर वस्तु की कीमत लगा दी जाती है तो बाजार में उसकी पूर्ति बढ़ती है।
राजकीय स्थिरता में असंतुलन हो तो वस्तु की पूर्ति घटती है। यानी गवर्नमेंट को इनके अनुरूप अपनी वस्तुओं, गवर्नमेंट को अगर ये डिसीजन कानून के अनुरूप कर ले कि वस्तुओं की कीमत फिक्स है, तो फिर उसका उत्पादन बढ़ा दिया जाता है और पूर्ति भी बाजार में होती है। इसके विपरीत परिस्थितियों में पूर्ति घटती है। अगर मान देश में औद्योगिक शांति प्रवर्तमान हो, मालिक और श्रमिक के बीच सौहार्द भरे संबंध हो, यानी दोनों जो मजदूर है उनके और जो मालिक है उन दोनों में आपसी जो संबंध होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो, तो वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, क्योंकि फिर वो मन लगा के काम करते हैं। अगर दोनों का मेल मिलाप अच्छा रहता है, संबंध अच्छे हैं तो। और अगर दोनों में संबंध अच्छे नहीं है, डेली झगड़े होते हैं, तकरार होती है, तो तो कम कर्मचारी क्या करेंगे, वो उत्पादन ही सही नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, पूर्ति में कमी होगी, क्योंकि उत्पादन कम होगा, बाजार में निकालेंगे ही नहीं, और इसके कारण कंपनी को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, आपसी अच्छे से व्यवहार श्रमिक और मालिक के बीच होने आवश्यक है। वाहन व्यवहार का विकास होने से पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। अगर सामान ले जाने लाने के लिए कोई वाहन की सुविधा होती है, तो उसके ज़रिए भी पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत परिस्थिति में पूर्ति घटती है। अभी मान लीजिए उत्पादन है, फैक्ट्री है, सामान तो बना लिया, लेकिन आपके पास वाहन ही नहीं है। जब वाहन नहीं है तो आप सामान बाजार में निकालोगे कैसे, और नहीं निकल पाएगा तो फिर आपके बाजार में क्या होगा, जिस वस्तु का उत्पादन किया बाजार में नहीं आएगी, यानी आपकी पूर्ति घट जाएगी और आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये हमने पढ़े वस्तु की कीमत के अन्य परिबल 4 थे, वो हमने पढ़े। अब है व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति क्या होती है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में पूर्ति से संबंधित अध्ययन में बाजार पूर्ति यानी कुल पूर्ति को ध्यान में लिया जाता है। यानी बाजार में कितनी, यानी टोटल कितने लोगों की पूर्ति हो रही है। बाजार में आने वाली पूर्ति अलग अलग परिबलों से प्रभावित होती है, यह हमने देखा है। ये बात तो सही है कि कई कारण हैं बाजार में पूर्ति, वस्तुओं की पूर्ति होने के, किस किस कारण से हो सकती है, किस कारण से नहीं हो सकती, यानी इनके सबके अलग अलग परिबल होते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति अर्थात व्यक्तिगत पूर्ति किसे कहते हैं, कोई एक उत्पादक या पीढ़ी के द्वारा कोई भी चीज़ वस्तु अलग अलग कीमत पर बाजार में बेचने की तैयारी दर्शाई जाती है। अब एक व्यापारी है, एक उत्पादक है, उसने क्या किया है, उस चीज़ वस्तु का उत्पादन किया है, तो अलग अलग कीमत पर, यानी एक ही वस्तु की कीमत एक जगह अलग है, दूसरी जगह अलग है, यानी शहर में अलग है मान लीजिए और गांव में अलग है, वस्तु एक ही है, उनकी कीमत अलग अलग बाजार में बेचने की तैयारी करता है। अभी जैसे हम कोई चीज़, वही चीज़ हम मॉल से लेते हैं, वही चीज़ हम लारी वाले से लेते हैं, लेकिन चीज़ एक ही है, तो ये क्या करते हैं बाजार में, यानी एकदम से तैयार है और वो बाजार में बेचने के लिए निकलते हैं, यानी बेच देते हैं, पूर्ति करते हैं किसी निश्चित कीमत पर, यानी उनकी कीमत एक है, निश्चित है। अनेक उत्पादकों के द्वारा वस्तु का जो प्रमाण बाजार में बेचने की तैयारी दशा से कुल पूर्ति या फिर बाजार पूर्ति कहते हैं। यानी बाजार पूर्ति किसे कहते हैं, जिस वस्तु की निश्चित कीमत दर्शाई गई हो और वो बाजार में पूर्ति के लिए आई हो, यानी बेचने के लिए आती है, उसे कहते हैं बाजार पूर्ति या कुल पूर्ति कहते हैं। अभी ये बाजार व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति, इसको इसके जरिए देखते हैं हमें कि इसमें ये हमें एक टेबल बताई गई है, इसके अनुसार हम देखते हैं इसको। 1 किलो वस्तु की कीमत, अब हमने इसमें क्या लिया, ए पीढ़ी बी पीढ़ी, यानी अलग अलग 2 व्यक्ति लिए हैं, जहाँ पर कीमत अलग अलग होती है, किसी पे कौन सी होती है, यानी ए पीढ़ी और बी पीढ़ी, यानी अलग अलग व्यक्तियों को इसमें दर्शाया गया है। और ये हम अभी डायग्राम के जरिए समझने वाले हैं, ऐसे तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो अगर किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए 10 रुपये है,
किसी कीमत की वस्तु, यहाँ पे एप्पल है, सेब की कीमत मानो अगर 10 रुपये है, 1 किलो सेब की कीमत 10 रुपये है, तो ए पीढ़ी 80 किलो खरीदेगी। अगर एप्पल की कीमत 10 रुपये है तो ए पीढ़ी 80 किलो एप्पल खरीदी और बी वाला पीढ़ी 60 किलो एप्पल खरीदेगी। कीमत एक ही है मगर अलग अलग, अब उनको जितनी ज़रूरत है उतना लेगी, बी वाले को, ए वालों को जितनी ज़रूरत उतनी लेगी। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लोगे, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं लूँगी। यानी कीमत एक ही है और ख़रीद में हमने अलग अलग तरीके से लिए। एक ने 80 लिए, दूसरे ने 60 लिए, लेकिन बाज़ार में कितने लोगों की पूर्ति हुई, इनको टोटल करेंगे तो 140 किलो सेब बाज़ार में पूर्ति के लिए निकल चुकी। ये हम इन दोनों का टोटल करेंगे क्योंकि बाज़ार की कीमत हमें यहाँ पे देखनी है। टोटल बाज़ार में कितनी निकली, आपने ली चाहे मैंने ली तो हमने मार्केट से ही है, लेकिन मार्केट से कितनी निकली वो हमें यहाँ पे देखनी है। अब कीमत मान लीजिए 20 रुपये हो गई। 1 किलोग्राम 20 रुपये की हो गई, तो ए जो पीढ़ी है 180 किलो खरीदेगी। जब कीमत 20 रुपये होती है तो वो 180 किलो खरीदेगी। उसी वक्त बी वाले जो बी पीढ़ी यानी दूसरी जगह है वो 100 किलो एप्पल खरीद रहे हैं। जब 20 रुपये की कीमत होती है तो ए वाला 180 खरीदता है और बी पीढ़ी वाला 100 यानी 100 खरीदता है। तो टोटल बाजार में से तो कितनी निकली, यानी पूर्ति कितनी हुई 280 की। यानी इतनी एप्पल तो बाजार से निकल ही चुकी, यानी लोगों के पास पहुंच गई 280। तो ये उसका टोटल करेंगे कि बाजार से हमारी इतनी एप्पल निकली। अब मान लीजिए उसकी कीमत बढ़ करके 30 रुपये हो गई। 30 रुपये जब होती है तो ए पीढ़ी वाला 240 किलो एप्पल लेता है और बी वाला 180 लेता है। यानी ले रहे दोनों हैं लेकिन दोनों की अलग अलग है। लेकिन बाज़ार में इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो बाज़ार में कुल पूर्ति लोगों की कितनी हुई 420। ये सब निकल रहे तो बाज़ार से ही है ना, ऐसा तो है नहीं हमारे घर से निकल रहे हैं। और ख़रीद रहे भी ये लोग बाज़ार से, ए वाला भी बाज़ार से खरीद रहा है, बी वाला भी बाज़ार से खरीद रहा है। इसीलिए टोटल बाज़ार से तो कितने किलो की निकली 420 निकली। यानी इतने लोग, काफ़ी लोग बाज़ार से पूर्ति 420 की हुई। जब कीमत मान लीजिए 40 रुपये है तो ए पीढ़ी वाले 300 एप्पल यानी 300 केजी, बी पीढ़ी वाले 260 केजी खरीदते हैं। कीमत सेम चल रही है, कीमत में कोई फ़र्क नहीं चल रहा है, लेकिन बाज़ार में जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो बाज़ार में से सेब की बाज़ार पूर्ति कितनी होती है 560 रुपये होती है। हमें यही करना है। व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति क्या है, ये व्यक्तिगत पूर्ति है। ये जो ए पढ़ रहे हैं हम, ये व्यक्तिगत पूर्ति है, बी वाला व्यक्तिगत पूर्ति है। लेकिन जब इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये बाजार पूर्ति हो जाती है, व्यक्तिगत पूर्ति नहीं रहती है इसमें। फिर जब एप्पल की कीमत 50 रुपये होती है तो ए वाला 40 यानी व्यक्तिगत पूर्ति है, ए पीढ़ी वाला 40 किलो सेब लेता है, एप्पल लेता है, और बी पीढ़ी वाला 300 किलो एप्पल लेता है। जब ये दोनों जो एप्पल लेते हैं वो लेते हैं तो बाज़ार से ही हैं, तो इनकी बाज़ार की पूर्ति कितनी होती है 700 किलो एप्पल। यानी लोगों की जब पूर्ति होती है तो बाज़ार से कितने की पूर्ति की जा रही है 700 एप्पल की पूर्ति की जा रही है। ये हमने देखा कि व्यक्तिगत पूर्ति
और बाजार पूर्ति। ये व्यक्तिगत पूर्ति यानी हर एक ही कीमत पर लोग अलग अलग जब वस्तुएं खरीदते हैं। आपने 4 ली, मैंने 2 ली, लेकिन ली तो हमने बाहर से ही है। मान लीजिए एक दूध वाला है, उसके पास जो भी कैरेट है, उसके पास जो पैकेट है, मान लीजिए आप रोज के 2 खरीद रहे हो, आज उसके पास कीमत कम है, आपने 2 लिए, मैंने 3 लिए, फिर आपने 4 लिए, मैंने 6 लिए। ऐसे करके तो हमारी व्यक्तिगत पूर्ति हो रही है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप ले रहे हो, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं ले रही हूँ। कीमत तो हमारी सेम ही है जो भी चल रही है, लेकिन उसके पास से जो निकला उसका तो टोटल होगा ना, उसको तो है ना पता कि मेरे पास से 5 गए या 6 गए। वो होती है ये बाजार पूर्ति। उपयुक्त अनुसूची का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यदि वस्तु की कीमत ऊंची हो तो किसी भी पीढ़ी के द्वारा बाजार में की गई पूर्ति भी अधिक होती है। ये देखो, जैसे जैसे कीमत बढ़े जा रही है, लोगों की पूर्ति भी बढ़ रही है। 10 थी तो 80, 20 थी तो 180, 30 थी तो 240। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है, लोगों की पूर्ति भी बढ़ रही है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत नीची हो तो पीढ़ी द्वारा बाजार में की गई पूर्ति कम होती है। उस समय क्या होता है, बाजार में भी कम हो जाता है खर्चा। अगर इसकी कीमत कम होती है तो बाजार में भी वस्तुएं कम निकलती है। इस संदर्भ को समझने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण नियम को पूर्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। इनको जिस चीज़ से समझा जाता है उसे हम कहते हैं पूर्ति का नियम। अब आकृति की समझ। उपयुक्त अनुसूची में ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं, ए और बी पीढ़ी की अलग अलग कीमत पर पूर्ति को दर्शाया गया है। ये देखिए, ये कीमत अलग अलग चल रहा है इसमें। बाजार पूर्ति पीढ़ी ए और पीढ़ी बी, ये दोनों, ये ए और ये बी। पूर्ति के योग को बाजार पूर्ति, अब इन दोनों का जो योग है उसे यानी टोटल जो है जोड़, वो बाजार पूर्ति दर्शाया गया है। अनुसूची में ए पीढ़ी की पूर्ति रेखा और बी पीढ़ी की पूर्ति रेखा का निर्धारण अलग अलग आकृतियों के द्वारा किया गया है। यानी जो ए है उसका अलग है और बी। ये देखिए, ये पीछे हम डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे। इनको अगर हम डायग्राम आकृति के द्वारा समझेंगे तो यह आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ये पहले टेबल समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही आएगा। अनुसूची में ए पीढ़ी की पूर्ति रेखा और बी पीढ़ी की पूर्ति रेखा का निर्धारण अलग अलग आकृतियों के द्वारा किया गया। यह आपको समझाने के लिए क्या किया गया कि ये जो ए पीढ़ी है, यानी ये तो कीमत वगैरह है और ये उनकी वस्तु है, तो इनको जो पीछे इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों को क्या किया है, अलग अलग आकृतियों से समझाया गया ताकि वो समझने में आसानी रहे। अनुसूची के आधार पर कुल पूर्ति रेखा अर्थात बाजार पूर्ति रेखा का निर्धारण किया गया है। यानी इन दोनों को मिलाकर के जो किया गया है वो बाजार पूर्ति का निर्धारण किया है। इस प्रकार उपयुक्त अनुसूची और आकृति पर से फलित होता है कि दोनों पूर्ति रेखा ए और पीढ़ी बी के द्वारा बाजार पूर्ति रेखा का ढाल धनात्मक होता है। यानी कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पूर्ति भी उसी प्रकार से बढ़ती जाती है। यानी ये क्या हुआ, एक धनात्मक प्लस पॉइंट होता है, यानी पूर्ति अधिक मात्रा में की जा रही है। ये तमाम पूर्ति रेखा अलग अलग पीढ़ियों के द्वारा बाजार में की गई पूर्ति के प्रमाण में रेखा के ढाल में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है, लोगों की पूर्ति भी बढ़ती जाती है, यानी लोग भी अधिक वस्तुओं खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो उत्पादन जो करने वाला उत्पादक है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उत्पादन अधिक मात्रा में करना पड़ेगा ताकि वो बाजार की पूर्ति अधिक से अधिक कर सके और अधिक से अधिक लाभ कमा सके, और साथ में ही लोगों की जो आवश्यकता है, जो पूर्ति है, उन्हें भी संपूर्ण पूर्ति प्राप्त हो। किंतु यहाँ एक विषय सर्वमान्य रूप से स्पष्ट है कि पूर्ति रेखा का ढाल धनात्मक होता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है पूर्ति रेखा का। जिस प्रकार से पूर्ति बढ़ती जाती है उस प्रकार से लोगों को, यानी जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ता जाता है उसी प्रकार से लोगों की पूर्ति भी बढ़ती जाती है। यानी उनकी पूर्ति को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन किया जाता है। तो यह अभी हमने इसमें पढ़ा व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार
पूर्ति। एक बार ये अच्छे से ध्यान से इस टेबल को देख लेना कि इसमें क्या है। जैसे जैसे ये कीमत बढ़ती जाएगी 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, जैसे जैसे ये कीमत बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से व्यक्तियों की जो खरीदी है यानी पूर्ति, उत्पादक क्या कर रहा है, व्यवसाय क्या कर रहा है, वो अधिक से अधिक उत्पादन कर रहा है जिससे कि लोगों की पूर्ति बढ़े। और इसमें जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है लोगों की पूर्ति भी बढ़ती जा रही है और लोगों की पूर्ति बढ़ने के लिए बाजार पूर्ति भी बढ़ रही है, क्योंकि बाजार सामान होगा तभी बाजार में निकले ना। और अगर इसके विपरीत अगर मान लीजिए इसकी कीमत कम होती है, यहाँ से 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे होती है तो लोगों की इसमें पूर्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि उत्पादन कम मात्रा में होगा तो उनकी पूर्ति भी कम मात्रा में ही होती है। तो ये आज हमने पढ़ा व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति, मतलब पूर्ति को असर करने वाले परिबल हमने पढ़े। फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना, कल हम इसके आगे के डायग्राम करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का हम कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।